अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 7। कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीज़ा रह जाए। मिस सुलेमान को नाक चिढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खतीजा राना है, क्या कंपनी मिली है मुझे, उफ़। वो आगे बढ़ गई। अब्बा की बातों ने इसे इतना डिस्टर्ब किया था कि इस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की दीवारों से झलकती रोशनी, जर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था। इसकी एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर दिन के वक्त बुक फेयर का स्टॉल लगा करते थे। ये जिना सुपर था। सया जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पर फिसलते सया लंबे बाल लिए वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलिम में चल रही थी। अम्मा और अब्बा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थी। ये जहां सिकंदर कौन था? इनका कज़न, शौहर, वो शख्स इसके ख्वाब में इसने सारी उम्र देखे थे। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाए तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती है? फिर कैसे वो खुद को ज़ख्म दे? अगर वो जहान या सबीन फुप्पो की लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को इनसे अलग कर ले? वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी, इसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे। वो मुख्तलिफ सिम से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वही थे, घेरा नरगा तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थी। इसका दिल धक से रह गया था। वो तेज़ी से पलटी, मगर इधर से भी इनका कोई चौथा आ रहा था। वो मबहम आवाज़ें निकालते, मायने खैर से इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सब रफ्तारी से इसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा था। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला कर पीछे हटा था। टन की जोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इस लड़के के सर पर कुछ मारा था। मरन जोगी, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डॉली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। इसको लगा था वो सर पकड़े बलबलाता हुआ भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने इसी फ्राइंग पैन को घुमाकर इसी ज़रब दी के लड़के का घुटना चटक गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फाताना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब इसने डॉली को देखा तो इसे कराहट सी आई थी। दूसरी दफ़ा खौफ, और इस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ सांस लेती और इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी को तंग करने के लिए आए हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरा के साथ रात के इस बहर सड़क पे खड़े होना कतन दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी, गलती सुनो। वो इसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से इसे देखा। क्या है? इसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में धमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुझसे कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इससे खड़ाहट आई ना खौफ, बस चुपचाप इसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी, शुक्रिया। और कुछ? इसका अंदाज पाठ था। तुस्सी ते नाराज़ लगते हो बाजी।
डॉली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी, तो अनु हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है कि मेरी मदद करो? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया, लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। इसने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। इसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने कान फ़ोन से लगाया और डॉली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता इस तक आ रहा था। हेलो मिस हया, कैसे हैं आप? वो मैनेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से इससे ज़रा फासले पे चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करे, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगा रखे हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इसके ज़िम्मेदार आप होगे। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊँगी। मेरा पीछा छोड़ दे, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तो उसे घर बार वाली हो जी। डॉली ने चेहरा इसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मैनेजर ने बताया नहीं तुम्हें? इसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो बाजी, मुझे किसी मैनेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। इससे लगा अब वह बोल रहा था, मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता, मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम है। वो लब बेचते हुए इसे देख रही थी। खुश था इसमें, पुरसरार खौफजदा करता मगर तरहम आमेज। ठीक है मत रो तुम, मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तसीते इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा ना, स्टॉप। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा जबकि वो खिलाओं में घूम रही थी। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन में कहाँ? इसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ, वो जहाँ अमेरिका है, अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाला। वो रोना भूल कर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था या फिर कोई बहुत बड़ा मकार अदाकार। हाँ वही, इसने तरदीद की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो इधर ना बैठी होती। इसकी पलकी भीग गई। तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई थी। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डॉली को ये कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मैनेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहाँ सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से इसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी ना था। ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। इसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है। इस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव पहुंच गई कि खतीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खतीजा इसे बाहर ही मिल गई। इसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थी। हया सादा शलवार और साया जैकेट में मबलूस थी। लंबे बाल खुले हुए थे।
वो खतीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं, ये तुर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तब भी एक उमर रसीदा साहब और खातून तेज़ी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये अंकल आंटी भी तो आ रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड पासपोर्ट लाई है ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गया था कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं। हया खतीजा मुंह खोले हका बका इसे देख रही थी। नहीं, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई है? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? खूब फट पड़ी थी। और हया जो इतनी मगरूर और खुद पसंद लड़की थी, इसकी शख्सियत, इसे लिबास तक हर शे परफेक्ट होती थी और इसकी मिसालें इसकी क्लास फेलो दिया करती थी। वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खतीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैं वो जल्दी से बेख्तियार आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खतीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाए, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खतीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाए अपना आईडी कार्ड मुझे दे। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दे और आप वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठाकर ले आए। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार नहीं मान लेता। आप अभी से हार मान लेना चाहती है? लाए आईडी कार्ड मुझे दे। आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ से कार्ड झपट कर दौड़ती हुई चली गई। इसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा? ये डॉली की दुआ कबूल हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी। इसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खतीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। ड्राइवर करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लेकर ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तब भी किसी गैर शनासा नंबर से इसे कॉल आई कि इसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खतीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिनटें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ बोले जा रही थी। आप किधर है? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ, मेरी एंट्री हुई। इसने गाड़ी में बैठकर गाड़ी घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर इस अंकल आंटी को क्रॉस कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करा दी गई है। आपका 15वां नंबर है। ओह शुक्र। लेकिन इन्होंने इस आंटी अंकल को रोक रखा है कि अगर आप ना आए तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्वीर पढ़ रही है। हया, आप जल्दी आ जाए, मैं आ रही हूँ। बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है। बस जल्दी से आ जाए। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। इसने तेज़ी से गाड़ी को घुमाया। ना रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से पर बंदी घड़ी देखती और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को बामुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूली की छींक के बाद वो 11 बजे इस ओपन एयर लॉन्च में पहुंच पाई जहां खतीजा थी।
मखसूस तुर्क एविल ब्लू और तुर्की के नक्शों से वो लॉन्च सजाया गया था। खतीजा एक सोफे पर मुझसे परेशान सी बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया, उन्होंने सबकी इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर इनका इंटरव्यू के लिए कॉल कराया गया था और वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेटिक इनके इंतज़ार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलते हुए सामने हुई और अपनी फायर शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? इस ऑफिसर ने इसकी फाइलें उठाई, इनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इनसे इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई इसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों को देखा, जो बिना पल के झपके सांस रोके इनको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। इसने साथ ही मेज़ पर रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूँ। खैर वीज़ा कल तक स्टैम्प हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट। फर जज्बात से इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो जैसे ही इसके ऑफिस से निकली एक साथ ही रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खतीजा, बेक वक्त दोनों के लबों से निकला और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई। भला आखिर इसे यकीन आ गया था कि हाँ वो वाकई तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की की जहाँ वो रहता था, वो जो हमेशा इसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी ओ सबांजी, मुझे खुश आमदीद कहो ए सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके, मैं आपके सेल से इसको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर ले। डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी खतीजा, आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हो। श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का लॉक खोला। मुझे जीना सुपर जाना है, यूँ ना करे कि कुछ शॉपिंग कर ले। आपने कुछ तो लेना होगा खतीजा। इसकी ताकीद के बावजूद भी वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी, फिर वहीं चलते। डायनासोर के मुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ये लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए और आज तो सेल भी लगी हुई है। और वो खतीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खनकी का मिला जुला तासर, जर्द लाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेस पर थैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो स्टैंड पे लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा सेल्समैन इसे देखकर फौरन मुतवज्जा हुआ था। जी मैडम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर कहा, मैम ये सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फीट बाएं जानिब इशारा कर रहा था जहाँ एक फैमिली खड़ी थी, इसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओ थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहाँ मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसल कर चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, इन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान इस कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा
इसके हाथ में था। इसने इसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि इसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफ्तन इसकी निगाह कपड़े से इस शख्स की कलाई पर फिसलती गई। वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हुआ या कोई बर्थ मार्क। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसलकर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख रही थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेम लेस ग्लासेस थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट्स भी मबलूस। वो अपना खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थी। इसके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीरों पे भूरी सी लकीर पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आई। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी धमी पर लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसके जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज से पुकारा। वो अपनी बहन की सिम देख रहा था। इसने शायद सुना नहीं, अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी तरफ देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने ज़ोर ज़ोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा। इसकी वालिदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में इसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने की वजह से इस नौजवान ने भी गर्दन मोड़ दी। हया ने देखा इसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा था। बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदी रंग का लगता था तो आधा चेहरा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे ठीके अंदाज में बोली और चूंकि वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी इसलिए वो ज़रा उलझ सा गया था। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद करा देती हूँ। डॉली, आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त जिसके साथ मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे होते। पिंकी, नाम बताया था ना आपने अपना? नहीं। इसकी पेशानी शक्ल आलूद हो गई। आंखों में गुस्सा आया, ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपकी उंगलियों पे ये निशान मेरी गाड़ी के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर, आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सिरा बनने देखा था। इस नौजवान ने गुस्से से खड़का, मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही है। इससे आगे आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे? किसी ने इसके ताक़ब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एतमाद से कहती इनके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे धाड़ सी मिली थी। आपका दिमाग खराब है, अपनी बहन को समझाए। मेरे भाई से ताक़ुब का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने। लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर इनको देख रहे थे। ताक़ुब माय फुट। जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली, आपके भाई को मैंने खुद ख्वाजा सिरा बना देखा है। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही दे देगी। अजीब खातून है आप। हवा मखवा तंग की जा रही है। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।